अब हम सामाजिक परिस्थिति के प्रकारों की व्याख्या कर रहे हैं। राल्फ लिंटन ने सन 1936 में समाज में पाई जाने वाली परिस्थितियों को प्रमुख रूप से दो भागों में विभाजित किया है, प्रदत्त परिस्थिति एवं अर्जित परिस्थिति। हम दोनों ही प्रकार की परिस्थितियों का यहाँ पर विवेचन कर रहे हैं। सबसे पहले नंबर 1, प्रदत्त परिस्थिति। समाज में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती है जो व्यक्ति के गुणों पर ध्यान दिए बिना ही उनको स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। ये परिस्थितियाँ व्यक्ति को किसी परिवार विशेष में जन्म लेने व परंपरा आदि के कारण प्राप्त होती है और बच्चे को उस समय प्रदान कर दी जाती है जबकि उसके व्यक्तित्व के बारे में समाज कुछ भी नहीं जानता। समाज में परिस्थितियाँ पहले से ही मौजूद होती है जो नवीन जन्म लेने वाले प्राणी को प्रदान कर दी जाती है। परिस्थितियाँ बच्चों के द्वारा भविष्य में प्राप्त की जाने वाली परिस्थितियों की सीमा तथा रूप भी निश्चित करती है। विश्व के सभी समाजों में प्रदत्त परिस्थितियाँ पाई जाती है। प्रदत्त परिस्थिति पर व्यक्ति का अपना कोई नियंत्रण नहीं होता, जैसे स्त्री या पुरुष होना, बालक या युवा होना, सुंदर या कुरूप होना तथा लंबा या छोटा होना व्यक्ति के नियंत्रण से परे है। लिंग भेद, आयु, नातेदारी, प्रजाति, जाति, वैध एवं अवैध संतान, परिवार में बच्चों की कुल संख्या, गोद लेने, माता पिता की मृत्यु तथा विवाह विच्छेद आदि के आधार पर प्राप्त परिस्थितियाँ प्रदत्त प्रकार की होती है। आधुनिक समाजों की तुलना में आदिम एवं परंपरागत समाजों में प्रदत्त परिस्थितियों अधिक पाई जाती है। किसी भी व्यक्ति की परिस्थिति का निर्धारण अनेक आधारों पर होता है। प्रदत्त परिस्थिति निर्धारण के प्रमुख आधार पाए जाते हैं जिनका वर्णन हम यहाँ पर कर रहे हैं। सबसे पहले है नंबर 1, लिंग भेद। शिशु का लिंग जन्म काल से ही निश्चित तथा प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला शारीरिक लक्षण है जो आजीवन स्थायी बना रहता है। लगभग सभी संस्कृतियों में स्त्री एवं पुरुष की परिस्थितियाँ एवं भूमिकाओं में अंतर पाया जाता है। प्राय स्त्रियों को कमजोर, कोमल, भावुक, सहज, विश्वासी, धार्मिक तथा एक विवाही माना जाता रहा है। भारत में भी स्त्रियों की परिस्थिति पुरुषों से नीची रही है और उन्हें अबला, दासी एवं संपत्ति के रूप में समझा जाता रहा है। इसी कारण स्त्रियों को उच्च शिक्षा तथा व्यवसाय से पृथक रखा गया, उनको संपत्ति एवं राज्याधिकारों से वंचित किया गया तथा उन्हें पुरुषों के अधीन रखा गया। दूसरी ओर पुरुषों को साहस, वीरता, तर्क एवं शौर्य का प्रतीक माना गया। यही कारण है कि स्त्रियों को छोटे मोटे घरेलू कार्य जैसे सिलाई, बर्तन बनाना, खाना बनाना एवं बच्चों के पालन पोषण का कार्य सौंपा गया है, जबकि पुरुष पशुचारण, मछली मारने, शिकार व युद्ध करने आदि के कार्य करते हैं जिनमें अधिक शारीरिक शक्ति एवं साहस की आवश्यकता होती है। कई आदिम समाजों में स्त्रियां धार्मिक एवं जादुई क्रियाओं में भाग नहीं ले सकती। नीलगिरी की टोडा जनजाति में स्त्रियों को भैंस पालन का कार्य करने की मनाही है। स्त्री एवं पुरुषों में श्रम विभाजन विभिन्न संस्कृतियों में समान नहीं है। एक समाज में एक प्रकार का कार्य पुरुषों के लिए निर्धारित है तो वही कार्य दूसरे समाज में स्त्रियों के लिए। इस प्रकार से लिंग भेद के आधार पर समाज के अंतर्गत परिस्थितियों में भेद पाया जाता है, अर्थात केवल स्त्री और पुरुष होने के कारण ही किसी व्यक्ति को समाज में उच्च अथवा निम्न दर्जा व्यक्ति को स्वतः ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए लिंग भेद भी प्रदत्त परिस्थिति का प्रमुख निर्धारक आधार है। दूसरा जो निर्धारक आधार है प्रदत्त परिस्थिति का वो है आयु भेद। यौन भेद की भांति आयु भेद भी निश्चित एवं स्पष्ट शारीरिक लक्षण है, किंतु आयु एक परिवर्तनशील तथ्य भी है। विश्व की सभी संस्कृतियों में
आयु के आधार पर परिस्थिति भेद पाया जाता है। आयु का विभाजन शिशु, बालक, युवा, प्रौढ़ एवं वृद्ध आदि स्तरों में किया जा सकता है। समाज में अलग अलग आयु के लोगों को विभिन्न परिस्थितियां प्रदान की जाती है तथा एक विशेष परिस्थिति के लिए निश्चित आयु का होना भी आवश्यक है। बड़े भाई एवं छोटे भाई का भेद आयु पर निर्भर है। प्राय बच्चों की तुलना में वृद्ध लोगों को समाज में अधिक सम्मान दिया जाता है। इसका कारण आयु के अतिरिक्त यह भी है कि उन्हें जीवन का अनुभव अधिक होता है तथा वे परंपरा एवं संस्कृति के रक्षक माना जाता है। भारत में राष्ट्रपति के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। इसी प्रकार से मत देने, उम्मीदवार होने तथा सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए भी एक निश्चित आयु प्राप्त करना आवश्यक है। हिंदू संयुक्त परिवार का मुखिया वयोवृद्ध पुरुष ही होता है। भारत में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रम के विभाजन का मूल आधार आयु ही था। आयु के आधार पर परिस्थिति का विशुद्ध रूप तब दिखाई पड़ता है जब उस पद को प्राप्त करने में किसी अन्य तत्व का कोई हाथ न हो।